दोस्तों नमस्कार। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इंडिया ने किस तरीके से पाकिस्तान का बैंड बजा दिया। पहले उनके 9 टेरर कैंप को डिस्ट्रॉय कर दिया, मई 10 की बात है। उसके बाद इंडिया ने कहा पाकिस्तान से अगर आप काउंटर नहीं करोगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स भेजने शुरू कर दिए, मिसाइलें भेजनी शुरू कर दी, जो सारी की सारी मिसाइलें इंडिया ने इंटरसेप्ट कर ली, ड्रोन्स को धराशायी कर दिया पाकिस्तान के अंदर ही। तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, उनकी 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, 2 मिलिट्री कैंप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और पाकिस्तान ने हाथ जोड़ के कहा जी अब वॉर बंद करो, वॉर खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान बाहर गया है, पाकिस्तान में मिलिटेंट्स को उसने शिफ्ट कर दिया बॉर्डर से दूर, लेकिन मिलिटेंट एक्टिविटी को बंद नहीं किया। इवन 26 जनवरी को पाकिस्तान की प्लान है कि यहाँ पे एक अफगान टाइप का अटैक किया जाए, नाम अफगानिस्तान को, और अटैक करेंगे पाकिस्तान के लोग। उसकी भी पूरी तैयारी चल रही है, उसके ऊपर बात चल रही है कि किस तरीके से होगा। और इवन जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, पिछले साल पाकिस्तान की तरफ से 1952 ड्रोन भेजे गए और बांग्लादेश की तरफ से, जो हमारी बीएसएफ ने आइडेंटिफाई किए। लेकिन मेन बात है कि पाकिस्तान इसके बाद चला गया यूएई सऊदी के पास। सऊदी से कहा हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करना चाहते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट करना चाहते हैं, और एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया उन्होंने सितंबर 2025 को, जिसके अंदर अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा तो सऊदी अरबिया हेल्प करेगा और सऊदी पे अटैक होगा तो पाकिस्तान उनको हेल्प करेगा। पाकिस्तान अपनी आर्मी देगा, लेकिन सऊदी पाकिस्तान को देगा पैसे, क्योंकि सऊदी की आर्मी है नहीं। फिर उसके बाद एक डिस्प्यूट आ गया, यमन के अंदर भिड़ गए वहां पे यूएई और सऊदी अरबिया, जो दोनों दोस्त थे, जो एलाई थे। इससे पूरे वर्ल्ड में हड़कंप मच गया और सऊदी ने यमन के शिप पे अटैक, यूएई के शिप पे अटैक कर दिया और पॉलिटिकली उसको काउंटर करने लगा। तो आपने देखा कि कुछ दिन पहले यूएई के किंग वो इंडिया के अंदर आ गए, एमबीजेड मोहम्मद बिन जायद वो इंडिया के अंदर आ गए और यहाँ पे 2.5 घंटे या से कम टाइम तक इंडिया के अंदर रहे। 3 घंटे आने के लगते हैं, 3 घंटे जाने के लगते हैं, और यहाँ पे 2.5 घंटे इंडिया के अंदर रहे और उसके बाद पीएम मोदी के साथ 45 मिनट बात की। उनको बुलाया गया था पीएम मोदी के द्वारा, क्योंकि यूएई थोड़ा सा आइसोलेट हो रहा था। और यहाँ पे कहा गया हमने डिफेंस डील कर लिया है, आपस में कहा है कि कुछ बात करेंगे। लेकिन क्या बात हुई? इंडिया ने एक अलायंस बनाना शुरू कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ, या पाकिस्तान का जो इस्लामिक नाटो है उसकी बात भी करेंगे, क्या है इस्लामिक नाटो, कौन कौन सी कंट्री उसमें जा रही हैं। और दूसरी तरफ बात करेंगे कि जायद के साथ क्या बात हुई, किस तरीके से इंडिया काउंटर कर रहा है इस्लामिक नाटो, या जो पाकिस्तान और सऊदी की ट्रीटी हुई है। पहले थोड़ी सी बात सुन रहे हैं उदय शंकर पानी जी की, फिर मैं आपसे बात करता हूँ इसी के बारे में कि क्या है इस्लामिक नाटो और जो अलायंस बना रहा है पाकिस्तान, टर्की और सऊदी मिलकर के, उसको इंडिया कैसे काउंटर कर रहा है। सर, ये इंडिया और यूएई की जो असली बात हुई है वो बात हुई है गाड़ी के अंदर, दो लीडर्स के बीच में, वो जो किसी को भी नहीं पता कि किस लेवल की बात हुई है, क्या हुआ। बट एनीवे, उसका अंजाम यही हो रहा है कि ये 3 दुश्मन देश है, जो हमारे दुश्मन दोस्त देश हैं, पाकिस्तान, टर्की एंड अजरबैजान। तो कोई बात नहीं, उनको आने दीजिए सर। हमारे पास जो दोस्त है वो एक ही दोस्त हमारा बहुत काफी है इन सबको ठोकने के लिए। तो इंडिया भी काफी है इन तीनों को ठोकने के लिए। ये थोड़े थोड़े मिसाइल ड्रोन व्रोन बना लेता है ये टर्की आके, तो उसके ऊपर ये आवाज करते हैं। और पाकिस्तान का तो ये है कि वो बेकाऊ सोल्जर्स भेजता है, मर्सनरीज भेजता है वो जाके। दैट इज इट, दैट इज देयर स्ट्रेंथ। वो और बाकी वो दूसरा उनका वो कौन सी कंट्री, किसी का नाम भी नहीं पता, वो उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है आके। तो ठीक है सर, उनको बनाने दीजिए। हमारे पास तो बड़े बड़े नाम है। कहीं इजराइल का दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा ठोकेगा कि साले ये तीनों देश कहाँ गायब हो जाएंगे, कुछ पता नहीं लगेगा। और हमारे पास रशिया भी है सर। रशिया इज ऑल्सो टाइम पे, सही वक्त पे उसने हमारी मदद की है। और अभी आपने देखा होगा कि उसने प्रेस स्टेटमेंट की है, थ्रेटनिंग पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश कि अपनी हरकतें ठीक कर लो, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो सो देयर वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट दिस। ये 3-4 कुत्ते मिलके भौंकना शुरू कर दें तो अपने को क्या फर्क पड़ता है सर? ये हाथी उधर फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट काफी कंसर्न है, गवर्नमेंट उसका काउंटर एक्शन ले रही है। अगर हम चुपचाप बैठ जाएंगे तो हमारा नुकसान होगा। नहीं, चुपचाप बैठने का मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, चुपचाप बैठने का नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन चलो, अगर कुत्ते भौंकते हैं तो क्या करोगे आप क्या करोगे? अब देखिए, ऐसा है कि जो यूएई के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया के अंदर, वहां पे पर्पस था $3 बिलियन का हमने गैस और ऑयल की डील की उनके साथ। और ये जो डील की उसका एक पर्पस था कि हमने जो सऊदी से ऑयल और गैस लेते हैं उसको बंद करने जा रहे हैं। इंडिया ऑयल ले रहा है रशिया से, इंडिया ऑयल लेगा यूएई से, इंडिया ऑयल गैस लेगा ओमान से या किसी और कंट्री से, इवन वेनेजुएला से इंडिया ऑयल ले रहा है
$1 बिलियन की, वो एग्रीमेंट भी हमारा बहुत जल्दी क्लियर होने वाला है। लेकिन इंडिया सऊदी को एक सबक सिखाने जा रहा है कि उनसे ऑयल नहीं लेगा, क्योंकि अगर हम उनसे ऑयल लेते हैं तो उसका पैसा वो देता है पाकिस्तान को, यही बात होगी। बिल्कुल। लेकिन एक यहाँ पे अलायंस बन रहा है, टर्की भी बीच में आ गया, वो भी कहता है मैं अलायंस करना चाहता हूँ और मैं इस्लामिक नाटो बनाना चाहता हूँ। ये बात हमारे लिए चिंता की बात है, वरी की बात है, ये चिंता की बात है इवन अरब कंट्रीज के लिए। और इसमें क्या है कि पहले ही जो पाकिस्तान ने एक यमन को भी इन्होंने हेल्प करनी शुरू कर दी, यमन भी ज्वाइन करना चाहते हैं इनके, सूडान ज्वाइन करना चाहते हैं इनके अलायंस को, और उसको पाकिस्तान बेच रहा है $1.5 बिलियन के अपने JF-17 फाइटर जेट जो चाइना के हैं। चाइना पाकिस्तान को कह रहा है कि आप हमें एंट्री करा दो गल्फ कंट्रीज के अंदर, और इसी तरीके से $2 बिलियन के वो सऊदी को दे रहा है JF-17, क्योंकि सऊदी ने पाकिस्तान को बहुत पैसा दिया, लोन दिया, और इस साल जो सऊदी का पैसा पाकिस्तान को वापस करना है वो है $4 बिलियन का। तो $2 बिलियन की वो JF-17 उनको दे रहा है फाइटर जेट। तो 1.5 बिलियन के जो JF-17 है वो दे रहा है सूडान को, और 2 बिलियन के दे रहा है वो सऊदी अरेबिया को। और लेकिन ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है या बहुत ज्यादा सामान नहीं है जो पाकिस्तान इन कंट्रीज को दे रहा है। लेकिन साथ में क्या है कि इंडोनेशिया को भी पाकिस्तान बेचने जा रहा है JF-17, क्योंकि इंडोनेशिया इससे पहले देना चाहता था हमारे जो फाइटर जेट्स है, जो तेजस। लेकिन जब एक तेजा हमारा एक एक्सीडेंट हो गया दुबई के अंदर, तो इंडोनेशिया ने हमारे साथ डील करने से मना कर दिया, उसको इग्नोर किया। लेकिन इस टाइम पे बात ये हो रही है कि पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रेंथन कर रहा है, साथ में टर्की और सऊदी उसके साथ खड़े, इवन सूडान को मिला रहे हैं, एक इस्लामिक नाटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बाद में बात करेंगे। तो इंडिया ने इसी चक्कर में देखते हुए जो यूएई के किंग है उसको इंडिया के अंदर बुलाया और उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया, और इस एग्रीमेंट के साथ हमारा इसराइल भी जुड़ा हुआ है। और इसराइल ने पहले इंडिया से कहा था कि मैं सारे अपने इक्विपमेंट बनाना चाहता हूँ इंडिया के अंदर, ताकि क्योंकि हमारी कंट्री छोटी है और वहां से ईरान अटैक करता है तो भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब एक इंडिया ने अलायंस बना लिया, इंडिया, यूएई और इसराइल। इसराइल की टेक्नोलॉजी होगी, इंडिया की मैन पावर होगी, उसके ऊपर पैसा देगा यूएई, और सारे के सारे इक्विपमेंट, बहुत से इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे और ये तीनों कंट्री के अंदर बांट दिए जाएंगे, जिसको जो चाहिए खरीद ले। यानी कि यूएई भी लेगा, इंडिया भी लेगा, साथ में इसराइल लेगा। इससे क्या है कि हम पूरे तरीके से काउंटर करने जा रहे हैं जो सऊदी, टर्की और पाकिस्तान का एक नाटो अलायंस बन रहा है, और साथ में इसके ऊपर और भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मेन बात आती है कि जो इंडिया काम कर रहा है, इंडिया ने अपना जो आपको डिस्टेंस करना शुरू कर दिया सऊदी से, वहां से जो $3 बिलियन का हम ऑयल लेते थे उसको देंगे अब यूएई से। और साथ में एक और बात है कि इंडिया के अंदर जो सऊदी की इन्वेस्टमेंट थी, या सऊदी इंडिया के अंदर करना चाहता था कि मैं अपने आप को दूर ले जाना चाहता हूं, जो हमारी इस्लामाइजेशन है विजन 2030 के अंदर, उस पर भी सऊदी को झटका मिलने की जरूरत पड़ रही है। इंडिया उनको बहुत जल्दी झटका देगा इसके ऊपर भी, क्योंकि हम अपने दुश्मन के साथ कोई मिलके हमारे खिलाफ साजिश करे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम कोई भी ऑयल लेते हैं सऊदी से तो उसका जो पैसा जाता है वो जाता है पाकिस्तान को, उनको लोन दे देते हैं, फिर रोल ओवर कर देते हैं। अब तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं स्ट्रांगली। लेकिन इसके ऊपर क्या है कि बहुत सी कंट्रीज इस टाइम पे सऊदी से नाराज है, इवन ईरान नाराज है सऊदी से। कि लेकिन दूसरी बात आती है कि सऊदी किसके खिलाफ ये एक्शन यूज करना चाहता है। एक तो यमन से उसका झगड़ा चलता है, और यमन को जो हुथीस हैं उनको कौन सपोर्ट करता है, उनको सपोर्ट करता है ईरान। तो इसका मतलब है हुथी से डायरेक्ट ट्रैवलिंग चल रही है इस टाइम पे सऊदी की, और जो हुथी का मेन टारगेट था वो था इसराइल। लेकिन अब वो शिफ्ट हो रहा है सऊदी की तरफ। इसी तरीके से जो इनकी कंट्रीज है जैसे ओमान, वो भी सऊदी से नाराज है। एक्चुअली जीसीसी कंट्रीज के अंदर 6 कंट्री आती है, जिसके अंदर सऊदी है, यूएई है, कतर है और एक दो और कंट्रीज है यहाँ की। तो इस टाइम पे कतर जो है एक बड़ी पावरफुल कंट्री है गल्फ के अंदर, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा गैस है, रिच कंट्री है। तो वो भी इस टाइम पे सऊदी से नाराज है, ईरान से नाराज हो रहा है। तो इसका जो मेन इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा सऊदी के ऊपर, क्योंकि सऊदी को चाहिए मैन पावर जो उनको पाकिस्तान दे सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने बहुत से वार देखे हैं, जीता कोई नहीं, लेकिन वार तो बहुत लड़े हैं ना। इंडिया के साथ 1948 में वार लड़े, वो हार गए। 65 में वार लड़े, वो भी हार गए। 71 में लड़े, वो भी हार गए। कारगिल लड़े, वो भी हार गए। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी पाकिस्तान को पीटा गया। और कोई कंट्री ऐसी नहीं है जो इतनी बार पिटी हो लेकिन फिर खड़ी हो जाती है। ये है पाकिस्तान की काबिलियत। 93,000 सोल्जर ने पाकिस्तान के डिस्ट्रॉय कर दिए थे, अपने कब्जे में ले लिए थे 1971 वॉर में। फिर भी पाकिस्तान में अटैक करता है, और इनके जो लीडर थे वो कहते हैं कि हम इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक करेंगे, क्योंकि अगर हम इंडिया से लड़ते हैं तो हार जाते हैं। लेकिन टेररिस्ट अटैक पे भी हमने उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर किया, जिस तरीके से हमने सर्जिकल स्ट्राइक की पाकिस्तान के अंदर, 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन पाकिस्तान के जो आईएस है फिर तैयार हो रही है
इंडिया के अंदर अटैक करने के लिए 26 जनवरी को, तो पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा। अल्टीमेटली इंडिया भी इस टाइम पे तैयार है और पाकिस्तान को लगता है कि मेरे पीछे इस टाइम पे ट्रंप खड़ा तो मैं कुछ भी कर लूंगा। लेकिन ना तो इंडिया परवाह करेगी ट्रंप की, ना परवाह करेगी टर्की की, ना करेगी चाइना की। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया तो हमने पाकिस्तान को तो डिफीट किया, साथ में हमने डिफीट किया टर्की को, जिसके ड्रोन्स यूज किए गए थे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के द्वारा। उस टाइम पे टर्किश यहाँ पे आए हुए थे, उनके एक्सपर्ट आए हुए थे ड्रोन चलाने के लिए, और बहुत से टर्की मारे गए उस टाइम पे, जिसकी खबर ना तो टर्की ने दी, ना पाकिस्तान ने दी, और ना हमने दी उस टाइप की खबर, क्योंकि इससे हमें कोई फायदा नहीं था, ना इससे पाकिस्तान को फायदा था, नुकसान था टर्की को। तो उसके साथ साथ जो चाइनीज मिसाइल थी वो भी टेस्ट कर ली गई, लेकिन सारी की सारी मिसाइलें हमने डिस्ट्रॉय कर दी एयर के अंदर ही, जिससे इंडिया की बहुत ज्यादा वाहवाही हुई पूरे वर्ल्ड के अंदर। और लोगों ने कहा कि इंडिया इस टाइम पे नंबर 3 की पावर है, जिस तरीके से उसने अपनी एयर कैपेबिलिटी दिखाई है पाकिस्तान के खिलाफ। और हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं हराया, हमने टर्की को हराया, हमने चाइना को हराया। जब हमारे पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम पे जो उनको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, वो दी जा रही थी चाइनीज सैटेलाइट्स के द्वारा। उनके 25 सैटेलाइट थे उस टाइम पे एयर में, जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पास कर रही थी, कहां से मिसाइल आ रही है, कौन खड़ा, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। और हमने जब पाकिस्तान का वाक्स गिराया, वो गिराया पाकिस्तान के अंदर 320 किलोमीटर दूर इंडिया के अंदर से। तो इससे पूरे वर्ल्ड में हड़कंप मचा कि किस तरीके से इंडिया ने अपनी पावर दिखाई है, एयर पावर दिखाई है। तो आज जिस तरीके से अलायंस बन रहा है, इस्लामिक अलायंस बन रहा है, और इससे नुकसान किसको है? इससे सबसे बड़ा नुकसान है इस टाइम पे यूएस को, क्योंकि यूएस की पूरी प्रेजेंस है गल्फ के अंदर। लेकिन इस्लामिक नाटो बनने से यूएस को साइडलाइन कर दिया गया है। जितना गल्फ की कंट्री थी वो सारी की सारी डिपेंड करती थी यूएस की टेक्नोलॉजी के ऊपर, यूएस के सपोर्ट पे। यूएस की 300 के करीब बेसिस है, 250 से ऊपर बेसिस है उसकी गल्फ के अंदर। लेकिन आज वहां पे चाइना एंट्री कर रहा है पाकिस्तान के थ्रू, तो एक ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इसके ऊपर। शायद ट्रंप इस टाइम पे बहुत सी चीजों में बिजी है, तो ट्रंप ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। ट्रंप बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टेटमेंट भी देंगे। और इंडिया जिस तरीके से एक टारगेट किया जा रहा है कि जो अलायंस है, उससे इंडिया को भी झटका हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इंडिया ने भी अपना अलायंस खड़ा कर लिया है, हमारे साथ यूएई मिल गया है, हमारे साथ ओमान भी होगा। हमारे साथ मेन है कि जो मेन कंट्री है वो है इजराइल। इजराइल के इक्विपमेंट होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, यूएई का पैसा होगा, इंडिया की मैन पावर होगी, और सारे के सारे इक्विपमेंट बनाए जाएंगे इंडिया के अंदर, क्योंकि सबसे जो बेस्ट इक्विपमेंट है वो है इजरायली इक्विपमेंट। तो आज गल्फ के अंदर एक नया वार स्टार्ट होने वाला है, एक नई रेवलरी चल रही है वहां पे, क्योंकि पहले यहाँ पे जो वर्ल्ड गल्फ का लीडर था वो था सऊदी, और टर्की बनना चाहता था यहाँ पे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर। अब दोनों साथ मिले, लेकिन दूसरा जो आपस में झगड़ा चलेगा वो बनेगा कि कौन यहाँ पे बनेगा गल्फ का लीडर। इस पे भी डिफरेंसेस आएंगे। लेकिन गल्फ कंट्री इसलिए नाराज है कि इस टाइम पे सऊदी नॉन गल्फ कंट्रीज के साथ मिलकर के यहाँ पे एक अलायंस खड़ा कर रहा है। इससे गल्फ की कंट्री बहुत नाराज है। लेकिन देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होगा, क्या किस तरीके से इंडिया इनको काउंटर करेगा, क्या यूएस का रिएक्शन होगा इसके ऊपर, ट्रंप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे जो इस्लामिक नाटो बन रहा है। तो मुझे लगता है यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद सर। लेकिन मैं एक खाली बिफोर वी फिनिश आई लाइक टू ऐड सर, ये तो शुरू से ही साथ में थे। ये टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान, ये वगैरह शुरू से ही थे। अभी थोड़ा शोर मचा रहे हैं कि देखो हम साथ में हैं। वो खाली शोर मैंने भोंक रहे हैं जाके कि देखो अभी हम लोगों ने ग्रुप बना लिया, अभी हमारा भी नाटो बनेगा। अबे नाटो बनो, नट बनो, तुम कुछ बनो। पहले भी नहीं कुछ उछाल पाए थे, बिगाड़ पाए थे कुछ भी। और इस टाइम क्या सर, पूरी दुनिया इस्लामिक टेररिज्म से परेशान है। Now terrorism is a part of their religion. That is their religion. I'm telling you. अगर आप ये इनकी हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो it's all terrorism. How this person killed the whole family of the other person. उसने कैसे मारा, बच्चों को कैसे काट दिया। इनकी टेररिज्म इनके माइंड में है, इनके डीएनए में है, इनके ब्लड में है। ये कहीं नहीं जाने वाले। इनको एक ही तरीका है, ठोको और इनको ठीक करो, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए, इंडिया तैयार है अपने लिए, इंडिया अपने डिफेंसेस को स्ट्रेंथन कर रहा है। हमने पहले प्रोग्राम के अंदर भी कहा था किस तरीके से इंडिया अपने रफाल जेट खरीद रहा है, किस तरीके से SU-57 ले रहा है, किस तरीके से 75 ले रहा है, एक और किस तरीके से इंडिया अपनी नेवी को स्ट्रेंथन कर रहा है, और किस तरीके से इंडिया अपने डिफेंसेस को स्ट्रेंथन कर रहा है। साथ में इंडिया अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहा है। हमारी इकोनॉमी होगी, हमारी डिफेंस होगी, तो ही हम सर्वाइव करेंगे। हम पुराने जो सालों की गलतियां वो दोबारा भुगतेंगे नहीं, या उसको रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट है वो पीएम मोदी की गवर्नमेंट है, जो इंडिया के डिफेंस को स्ट्रेंथन कर लिया है, जो इंडिया की यूनिटी को इंपॉर्टेंस देती है, इंडिया की इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस देती है, इंडिया के लोगों को इंपॉर्टेंस देती है। जय हिंद, जय भारत।
बिल्कुल बिल्कुल सर, सही। देश सर्वोपरि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय